गुड इवनिंग बालकों, आज मैं ऑनलाइन क्लास सामाजिक ज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू करने जा रहा हूं और सामाजिक ज्ञान के कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एवं रीट के विद्यार्थियों के महत्व की बातें मैं बताने जा रहा हूं। आज जो पहला टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं उसका नाम है गरीबी। क्या नाम है टॉपिक का? गरीबी। तो बच्चों, गरीबी क्या होती है? गरीबी या गरीब की परिभाषा करते समय हमें गरीब किसे कहते हैं और गरीबी क्या होती है, इन दोनों बातों पर ध्यान देंगे। यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यदि व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो इस व्यक्ति को गरीब एवं इस अवस्था को गरीबी कहा जाता है। ध्यान दें बच्चों, मैंने जो परिभाषा लिखी है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, न्यूनतम आवश्यकताएं हमारी क्या क्या होती हैं? हमें सबसे पहले खाने को चाहिए, उसके बाद शरीर पे पहनने के लिए चाहिए, उसके बाद हमें रहने के लिए आवास चाहिए, इसके बाद हमें अन्य आवश्यकताएं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीजें चाहिए। तो यदि व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है तो इस व्यक्ति को गरीब और उसकी इस अवस्था को गरीबी कहा जाता है। ठीक, ये गरीबी की परिभाषा। और गरीबी की परिभाषा के बाद गरीबी के प्रकार। हमारे सामाजिक ज्ञान में गरीबी दो प्रकार की बताई जाती है। पहली सापेक्ष गरीबी और दूसरी निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी वह है जिसमें दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाती है, अर्थात एक के सापेक्ष दूसरा गरीब है, यह बताया जाता।
कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम दो व्यक्तियों की तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास कार है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है। उसके पड़ोस का एक दूसरा व्यक्ति अगर इन चीजों को नहीं रखता है, ये चीजें उसके पास नहीं है, तो आप जरा गौर करिए कि पहले के आप सापेक्ष दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, गरीब हो गया। पहले व्यक्ति के पास सुविधाएं हैं, दूसरे व्यक्ति के पास सुविधाएं नहीं है। हालांकि दोनों ही ठीक स्थिति में है, लेकिन पहले की तुलना में दूसरा व्यक्ति क्या हो गया, गरीब। यानी पहले व्यक्ति के सापेक्ष दूसरा व्यक्ति गरीब हो गया। तो इस प्रकार के तुलनात्मक गरीबी की व्यवस्था जो होती है उसे कहते हैं सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी की व्यवस्था हमारे भारत देश में नहीं है। ये पश्चिमी और विकसित देशों में सापेक्ष गरीबी की व्यवस्था, क्योंकि वहां कोई गरीब है ही नहीं है। भारत की परिभाषा के अनुसार विकसित देशों में कोई गरीब नहीं है, इसलिए वहां पहले सारे व्यक्ति चूंकि अमीर हैं, तो एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति को गरीब या अमीर बताया जाता है। इसलिए वहां किस प्रकार की गरीबी की गणना की जाती है, सापेक्ष गरीबी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। तो ये भी ध्यान रखें, सापेक्ष गरीबी केवल विकसित यानी अमीर देशों में ही गणना सापेक्ष गरीबी की जाती है। भारत में या भारत जैसे जो अल्प विकसित देश हैं उनमें सापेक्ष गरीबी की तुलना नहीं की जाती, सापेक्ष गरीबी के आंकड़े नहीं दिए जाते। अब मैं बात करता हूं निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वह गरीबी जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं की जाती, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं करेंगे, बल्कि किसी एक निश्चित आय या उपभोग बिंदु को लेकर, आय या उपभोग या व्यय बिंदु को लेकर उस बिंदु के अनुसार गरीबी को मापा जाता है। जैसे गरीबी को मापा जाता है, जैसे इसमें दो व्यक्तियों की आपस में तुलना न करके गरीबी को इस प्रकार से मापा जाता है कि हम एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं और उस निश्चित बिंदु से गरीबी की तुलना करते हैं। वो निश्चित बिंदु अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग लिया जाता है। जैसे हमारे भारत के एक विद्वान थे डी.टी. लकड़ावाला। डी.टी. लकड़ावाला के अनुसार अनुसार 2400 कैलोरी यानी 2400 कैलोरी युक्त भोजन करने वाला ग्रामीण क्षेत्र में गरीब नहीं है, जबकि इससे कम उपभोग करने वाला गरीब है।
कहने का मतलब लकड़ावाला के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से अधिक ऊर्जा का भोजन करता है, उसके भोजन में कम से कम कैलोरी कितनी है, 2400, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं कहा जाएगा। अगर 2400 से कम उपभोग वो करता है तो उसे गरीब कहा जाता है। किस विद्वान के अनुसार? डीटी लकड़ावाला। दूसरे कुछ विद्वान हैं जिनके अनुसार उन्होंने आय का एक निश्चित बिंदु ले लिया कि इससे कम कमाने वाला या इससे कम खर्च करने वाला गरीब है और इससे ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं है। जैसे सी रंगराजन ये कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 832 एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 1008 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है। इससे नीचे जो कमाता है, नीचे जो कमाई करता है, इससे नीचे प्रति व्यक्ति आय यदि इस परिवार की है तो वो व्यक्ति गरीब कहा जाएगा। ये सी रंगराजन के अनुसार। तो सी रंगराजन के अनुसार 2012-13 में गरीबी के आंकड़े जारी किए गए थे, जबकि डी लकड़ावाला के अनुसार 2004-05 में गरीबी के आंकड़े जारी किए गए थे और उस आधार पर निकाला गया था कि भारत में इतने गरीब हैं। तो दोनों के आधार पर तुलना करने पर अलग अलग गरीबी के आंकड़े आए थे। डी लकड़ावाला, सी रंगराजन। तो ये दो प्रकार की गरीबी, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी के अंतर हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं गरीबी के कारण। गरीबी के कारण सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, अन्य कारण। ये 4 कारण गरीबी के कहे जाते हैं। इसके अलावा आप अन्य कारण अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण यही है। समाज का पिछड़ापन, समाज में लिए जाने वाला दहेज प्रथा की वजह से हमारे जो परिवार है वो गरीब हो जाता है। लड़की के पिता को अपने लड़की की शादी में दहेज देना पड़ता है, जिसको वो सालों तक चुकाता रहता है, कर्ज में आ जाता है, फलस्वरूप वो गरीब ही बना रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मृत्यु भोज की परंपरा चल रही है। अन्य सामाजिक खर्चे, जन्मदिन वगैरह मनाने की वजह से ही गरीबी पाई जाती है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में मैं आपको बताऊं, गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। ऐसा एक रेगनर नर्कसे नामक एक विद्वान थे और इन विद्वान ने एक परिभाषा दी थी जिसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। गरीबी का दुष्चक्र के अनुसार कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो पहले से गरीब है, और ऐसा कहा रेगनर नर्कसे ने कि गरीबी का कारण भी गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है। यानी कोई गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है। गरीबी की वजह से वो अपने कर्ज में डूबा रहता है, अपना विकास नहीं कर पाता, और जो पैसा वो कमाता है वो उसको कर्ज चुकाने में, अपने खर्चों में खर्च कर देता है। इसलिए वो हमेशा गरीब ही बना रहता है और गरीबी के दुष्चक्र में वो फंसा रहता है। यानी गरीबी का कारण भी गरीबी और गरीबी का परिणाम भी गरीबी, ऐसा कहा था रेगनर नर्कसे। ठीक, तो आर्थिक कारण गरीबी का क्या हो गया? आर्थिक कारण गरीबी का हो गया, एक तो गरीब होना, दूसरा समाज में विकास के लहर में गरीबों का ध्यान नहीं रखना, इसके अलावा देश का आर्थिक विकास धीमा होना, देश के पास आय के
राष्ट्रीय आय का योगदान कम होना, देश की राष्ट्रीय आय में कमी होना, या अन्य कोई कारण, अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी कारण है वो सारे कारण कहलाते हैं आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी भी गरीबी का एक कारण है। हर चुनाव आते हैं, गरीबी हटाने का नारा दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता और नेता अपने खुद की जेबों को भरने में लग जाते हैं। उनकी इच्छा शक्ति की कमी, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, और जो योजनाएं राजनेताओं द्वारा चलाई जाती हैं वो योजनाएं चुनाव के लाभ के लिए चलाई जाती हैं, ना कि गरीबों को वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही के कारण लोगों को लाभ उन योजनाओं का पहुंच नहीं पाता और गरीब गरीब ही बना रहता है। इसके अलावा अन्य कारण भी गरीबी के हैं जो जिसमें हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी कारण आ जाते हैं। अन्य कारणों में अशिक्षा, जनसंख्या का अधिक होना भी गरीबी के कारण है। इसके अलावा जनघनत्व अधिक होना, उपजाऊ जमीन की कमी आना, हमारे उद्योग धंधे पिछड़े हुए होना, तकनीक की कमी होना आदि ऐसे कारण हैं जिनके कारण भारत में गरीबी पाई जाती है। ये सारे कारण गरीबी के। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं गरीबी के निवारण के उपाय। गरीबी निवारण हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास। गरीबी के निवारण हेतु सरकार अनेक प्रकार के प्रयास शुरू से ही करती आई है। बहुत सारी योजनाएं, इसने बीपीएल सर्वे शुरू किया है सरकार ने। अब बीपीएल क्या होती है? बीपीएल की फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। हिंदी होती है इसकी गरीबी रेखा से नीचे। मतलब ये हुआ कि गरीबी रेखा से नीचे वो व्यक्ति हैं जिनकी न्यूनतम आय से भी कम जो व्यक्ति कमाते हैं। सरकार के द्वारा एक निर्धारित न्यूनतम आय जो रखी जाती है उससे भी कम जो कमाते हैं, यानी वो गरीबी रेखा जो निर्धारित की गई है उससे भी जो नीचे हैं वो कहलाते हैं बीपीएल। तो हर 10 वर्ष बाद सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे किया जाता है और जो गरीब हैं उनकी छटनी की जाती है। इसके बाद उनको राशन वितरण किया जाता है। गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं इसको, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनको रसद पहुंचाया जाता है, उनके पास राशन पहुंचाया जाता है जिससे वो अपनी गरीबी से उबर सकें। उनको न्यूनतम आवश्यकताएं की जो पूर्ति है वो करने की सरकार कोशिश करती है। इसके अलावा उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं चलाती है। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिनमें से एक योजना नरेगा। नरेगा किस लिए चलाई गई? ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनकी गरीबी दूर हो सके। तो ये विभिन्न प्रकार की, इसके अलावा अन्य योजनाएं भी सरकार द्वारा चलाई जाती हैं जिससे लोगों की गरीबी दूर हो सके। तो ये हमारा टॉपिक गरीबी। सबसे पहले हमने गरीबी की परिभाषा देखी कि गरीब वह है जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। अब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यानी भोजन, वस्त्र और आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारे क्या है? न्यूनतम आवश्यकता। इसके बाद हमने गरीबी के प्रकार देखे। मैंने बताया गरीबी 2 प्रकार की होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है कि इस व्यक्ति की तुलना में ये गरीब है,
तो इस व्यवस्था को कहते हैं सापेक्ष गरीबी। जैसे राम के पास कार है, श्याम के पास कार नहीं है, तो राम की तुलना में श्याम गरीब है। ये कौन सी गरीबी हो गई? सापेक्ष। ये हमारे देश में प्रचलित नहीं है, ये विकसित देशों में प्रचलित है, जैसे अमेरिका। अमेरिका में कौन सी गरीबी होती है? गरीबी के आंकड़े कैसे निकाले जाते हैं? सापेक्ष गरीबी वाले। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी में किसी एक निश्चित बिंदु को ले लिया जाता है और उस एक निश्चित बिंदु के आधार पर तुलना किया जाती है कि इससे कम कमाने वाले गरीब, इससे ज्यादा कमाने वाले अमीर, 2400 कैलोरी से कम खाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, और 2100 से कम कैलोरी खाने वाले शहरी क्षेत्रों में गरीब माने जाते हैं। तो इस तरह से एक निश्चित बिंदु का फार्मूला यदि रखा जाता है तो इसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं, या फिर आय के आधार पर फार्मूला रख देते हैं कि एक निश्चित आय का प्रति व्यक्ति निश्चित आय रख दी, जैसे 832 रुपये, तो 832 से कम कमाने वाला व्यक्ति या कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की गरीबी यहाँ होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। भारत में निरपेक्ष गरीबी के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाता है। इसके बाद हमने गरीबी के कारण देखे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य कारण। फिर हमने गरीबी निवारण के लिए सरकार द्वारा प्रयास। तो इस तरह से गरीबी का संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होता है। बोर्ड के विद्यार्थी अगर इस टॉपिक को इस तरह से लिख के आते हैं तो उन्हें गरीबी वाले बिंदु में पूरा के पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। उसके बाद इसमें अगला बिंदु है बेरोजगारी। बेरोजगारी बेरोजगारी की हम बहुत सी परिभाषाएं देते हैं, हम नॉर्मली हम सारी बातें जानते हैं, लेकिन समस्या ये आती है लिखें कैसे इसको, कि बेरोजगारी को पूछ ले एग्जामिनर कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी की एक निश्चित सुपरिचित परिभाषा है, कोई भी व्यक्ति यदि अपनी योग्यता के अनुसार काम या रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। तथा उसकी इस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए मैं एमए पढ़ा लिखा हूँ और मेरी योग्यता है 1000 रुपये प्रतिदिन कमाने की, लेकिन मुझे अगर 100 रुपये रोज ही कमाने को मिल रहा है तो भी मैं बेरोजगार हूँ। भले ही मुझे रोजगार मिला हुआ है तब भी मुझे क्या कहा जाएगा? बेरोजगार। क्यों? क्योंकि परिभाषा ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपनी योग्यता के अनुसार काम या रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। ठीक, कोई भी व्यक्ति यदि योग्यता के अनुसार काम प्राप्त नहीं कर पाता है। बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर उसको तो वो खेतों में काम कर रहा है तो वो बेरोजगार क्यों हुआ? काम तो कर ही रहा है, वो काम मिल रहा है उसको, या वो बेलदारी कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि परिभाषा ये कह रही है कि अपनी योग्यता के अनुसार, अगर उसने एमए कर रखी है या बीएड कर रखा है तो उसे होना तो क्या चाहिए? शिक्षक। और वो क्या कर रहा है? 100 रुपये रोज पे या 300 रुपये रोज पे मजदूरी कर रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार। उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। फिर देखते हैं बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। घर्षणात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी
चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये सारे बेरोजगारी के प्रकार। एक एक को समझते हैं। घर्षणात्मक, घर्षणात्मक किसे कहते हैं? यदि आपने किसी फैक्ट्री को क्या नाम सुना, मान लीजिए चीनी फैक्ट्री है, कोई शुगर फैक्ट्री है, ये कोई शुगर फैक्ट्री है और इसमें 6 महीने 6 माह तक अच्छा काम चलता है, 1 जनवरी से 30 जून तक अच्छा काम चलता है, अच्छा पैसे की कमाई होती है। अब अचानक मजदूर हड़ताल कर देते हैं। बीच में कितने दिन के लिए करती हड़ताल? 15 दिन। 15 दिन के लिए अगर मजदूर हड़ताल कर देते हैं तो 15 दिन तक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। किस लिए? हड़ताल, तालाबंदी या अन्य कारणों से यदि फैक्ट्री कुछ दिन के लिए बंद होगी तो फैक्ट्री से मजदूरों को निकाला जाएगा, मजदूर क्या हो जाएंगे? बेरोजगार। तो 2 कार्य अवधियों के मध्य में यदि कोई ऐसी अवधि आ जाती है जब कार्य बंद हो जाता है या कुछ लोगों को रोजगार से निकालना पड़ जाता है, तो इस अवधि को के मध्य जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कहलाती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। 2 रोजगार अवधियों के मध्य यदि हड़ताल या तालाबंदी या अन्य किसी कारण से बेरोजगारी जो पाई जाती है वो कहलाती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। दूसरे प्रकार की बात करेंगे हम, तकनीकी बेरोजगारी। तकनीकी, सीधा सा तकनीक के कारण होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? तकनीकी बेरोजगारी। आप समझिए कि पहले बैल के द्वारा खेतों को जोता जाता था, बैल के पीछे हल लगा के उसके साथ एक व्यक्ति लगता था, ऐसे ही हर खेत में अलग अलग थे। लेकिन आज एक ट्रैक्टर नामक मशीन आई, नई तकनीक, तकनीक का नाम हो गया ट्रैक्टर। एक ट्रैक्टर ने कई सारे खेतों को अकेले ही जोत लिया और उसने कम से कम 20 लोगों का रोजगार छीन लिया। तो 20 लोग इस तकनीक की वजह से क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। पहले हमारे यहाँ कंप्यूटर नहीं थे, तब सारा काम मनुष्य करता था, आदमी करता था, और अब सारा काम कौन कर रही है? मशीनें कर रही हैं। सारा काम कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर की वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। आपके खेतों के मैं उदाहरण देता हूँ। खेतों में पहले औरतें हाथ से गेहूं काटती थी, आजकल सारा काम कौन कर रहा है? खेत काटने का काम भी मशीनें कर रही, तो वो औरतें भी क्या हो गई? बेरोजगार हो गई। तो तकनीक, नई तकनीक आने की वजह से, नई मशीनें आने की वजह से जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। फिर तीसरी बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में संरचना के परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण। समझिए, पहले हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, सभी लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन खेतों में काम तब से बंद हो गया जब से शहरों में फैक्ट्रियां खुल गई। क्या खुल गई? फैक्ट्रियां। फैक्ट्री खुलने से गांव के लोग कहाँ जाने लग गए? शहरों की ओर। और जो खेती के ऊपर जो लोग निर्भर थे वो सब शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। खेतों की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। खेतों में जो पैदावार की जा सकती थी वो नहीं की जा रही है, और खेती पे निर्भर लोग क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे हैं। रोजगार की तलाश में शहरों में जाते हैं, अपने खेतों को छोड़ के। खेतों का रोजगार भी गया और शहरों में जाके उनको मान लीजिए रोजगार नहीं मिला। तो इस अर्थव्यवस्था में संरचना परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। आपको लिखना इतना ही है बस
कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण पाई जाने वाली बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अगली बेरोजगारी है चक्रीय बेरोजगारी। चक्र यानी साइकिल। अब देखिए, व्यापार चक्र शब्द आता है, व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्र क्या है कि साल में कुछ दिन अच्छा बिजनेस चलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक छठी बेरोजगारी और लिख लेना, मौसमी बेरोजगारी। व्यापार चक्र में क्या होता है कि व्यापार अच्छा चलता रहता है, फैक्ट्रियों का